जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे इस स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक 2 चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.5। 3.5 से जितना क्वेश्चन है सब आज कवर कर लेंगे। और आपको जो भी वीडियो देखना है, जिस चैप्टर की वीडियो देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में जो भी आपको चैप्टर देखना है, चैप्टर का नाम और उसके बाद में सर्च कीजिए तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन है, और सबसे पहले आज क्वेश्चन से पहले कुछ अलग से चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, तब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाए। देखिए, आप पहले पढ़े हैं जब A1/A2 और नोट इक्वल B1/B2 हो तो जो इसका ग्राफ होता है जो होता है प्रतिच्छेदी। उसके बाद में इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी अद्वितीय हल का अर्थ हुआ कि x का केवल मान आएगा और फिर y का मान चले आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नोट बराबर C1/C2 हो तो इसमें जो इसका ग्राफ होती है समानांतर होती है, और इसका जब समानांतर हो गया तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। उसके बाद में फिर जब A1/A2 बराबर का B1/B2 और फिर बराबर का C1/C2 हो तो जो इनके ग्राफ होता है समपाती होता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ लिया है। ठीक है, और इनका हल जो होता है अनेक हल होता है। अनेक कहिए या अनगिनत कहिए, जो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो इसलिए इसे बताना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप प्रश्नावली पे आओगे, प्रश्नावली पढ़ना है आज 3.5। तो चलते हैं, वे स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से अधिक कोई अद्वितीय हल है। निम्नलिखित में कौन अद्वितीय हल है? कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि कोई अद्वितीय हल है तो उसे ब्रजगुणन विधि से हल करें। और देखिए, आप जब स्टार्ट से पढ़े होंगे तो पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे जो होता है ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तो आप सबसे पहले पार्ट 3 देख लीजिए तो आपको ब्रजगुणन विधि से समझ में आ जाएगा। और ऐसे में कैसे किया जाता है, थोड़ा एक क्वेश्चन उठा कर देते हैं। देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है x - 3y - 3 बराबर का 0, और फिर है 3x - 9y और फिर -2 बराबर का 0। सबसे पहले क्वेश्चन को इससे जांचना है कि कौन सी क्वेश्चन है अद्वितीय हल, कौन सी है जिसका कोई हल नहीं है, और कौन सी क्वेश्चन है जिसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल है। और यदि कोई इसमें से अद्वितीय हल आ जाता है तो उसे आपको बनाना है ब्रजगुणन विधि से। केवल अद्वितीय आएगा तभी, और ये दोनों आएगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखेंगे यहाँ ए। अच्छा सुनो, सर आप पहले पढ़े होंगे जो 2 चर वाला समीकरण होता है इसका रूप होता है A1x + B1y + C1 बराबर का 0।
और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। यानी जो x के साथ पहले होती है उसको a1 कहते हैं, तो a1 x के साथ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ हुआ 1 है। फिर b1 का मान -3 और c1 का मान फिर -3। जैसे आगे बढ़ोगे तो a2 का मान 3, b2 का मान है 9 और c2 का मान है -2। तो इसलिए लिखेंगे a1 बटा a2। a1 का मान है 1 और a2 का यहाँ पर -3 है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी -9 है, ठीक है। तो a2 का मान है 3। फिर b1 b2 निकालेंगे तभी ना पता चलेगा, ठीक है। तो b1 बटा b2 और b1 का मान -3, b2 का मान -9। देख रहे हैं दोनों माइनस माइनस कट जाएगा और फिर 3 तिहाई 9 यानी 1/3। जब आगे बढ़ेंगे c1/c2 पे तो c1 का मान है -3 और c2 का मान -2। माइनस माइनस कट गया यानी 3/2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए a1/a2 फिर b1/b2 दोनों 1/3, इसका अर्थ हुआ दोनों बराबर है, यानी इसको आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर का b1/b2 और नोट बराबर का c1/c2। अब आप बताओ जब ऐसे है तो इसकी कोई हल नहीं है, यानी जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ब्रजगुणन विधि या कोई भी विधि से ना, तो उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई हल नहीं है तो नीचे लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, और इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ोगे इसको थोड़ा उतारना हो तो जैसे आगे बढ़ोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x प्लस y बराबर का 5। उसके बाद में 3x प्लस 2y बराबर का 8। तो देखिए जब भी आपको ब्रजगुणन विधि से बनाना रहता है तो पढ़े होंगे जो बराबर के, देखिए आप पार्ट 3 में जाओगे, ठीक है, पार्ट 3 में जाओगे जो 2 चर वाला रहेगी समीकरण, उसके पार्ट 3 में जाओगे तो ब्रजगुणन विधि से कैसे बनाना है सब आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब दिया है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। जब ब्रजगुणन विधि से बनाओगे तो जो बराबर के दाहिने रहता है उसको बाएं तरफ खींचते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और जैसे बाएं तरफ आएगा हो जाएगा -5 बराबर का 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y -8 बराबर का 0। अब ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। फिर जाओगे तो a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान हो जाएगा -8। और फिर हम लोग लिखेंगे a1/a2। तो जब आप a1/a2 करेंगे तो 2/3, फिर b1/b2 करेंगे तो 1 और बटा का आ गया 2। अब देखिएगा तो है 2/3 है और है 1/2। हम पूछेंगे बराबर है तो आप कहोगे बराबर तो नहीं है, इसका अर्थ हुआ ए इस पर लागू होगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ a1/a2 नोट इक्वल b1/b2 है। तो अब तो आप दिमाग लगा लीजिए जब ऐसे है तो उसकी कौन सी हल होगी? अद्वितीय हल होगी। तो नीचे लिखेंगे अतः, ठीक है, नीचे लिखेंगे अतः इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। आप बताओ करें जब अद्वितीय हल है उसे तब ही ब्रजगुणन विधि से बनाओ, अन्यथा छोड़ दो। तो अब इस क्वेश्चन को तो ब्रजगुणन विधि से बनाना पड़ गया। तो देखिए
ब्रज इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। जब आप ब्रज गुणन विधि से बनाओगे तो वहां पे हम लोग पढ़े थे, ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र कैसे होता है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, यदि आप ध्यान से समझोगे तो सूत्र यहीं से निकल जाता है। तो उसके लिए सूत्र होता है एक्स बाटा, देखिए ए जो होती है एक्स वाला चीजें होती है, ए वाई वाला, और ए होता है अक्षर पद सी वाले। तो जब एक्स का मान निकालोगे तो एक्स वाले छोड़कर और शेष को तिर्या गुना कर देंगे। तो B1 C2 B1 C2 माइनस C1 B2 C1 B2, एक्स का काम हो गया। आगे बढ़ेंगे y बटा, अब देखिए y तो a वाला है, तो जब y पर आएंगे तो y वाले को नहीं लेंगे, फिर इसको धीरे गुना करेंगे C1 A2 माइनस, और माइनस हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस A1 C2 ये हो गया y, और जब अचर पद पे आएंगे इसका अर्थ हुआ a हुआ अचर पद, और इसको तिर्या गुना कर देंगे, ठीक है। देखो कभी भी जाना ऊपर से पहले जाना, ठीक है। A1 B2 माइनस B1 A2 और ऐसे में अब देखिए, अब जैसे आगे मान बैठाएंगे तो आपका x और y का मान जो आने वाला होगा सो आ जाएगा। इस सेम क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 में किए हैं, ठीक है। तो आप वहां से देखकर इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ इसमें टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, तो वहां से आप पार्ट 3 देखकर और जितना क्वेश्चन है उसको आप वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, आगे जैसे बढ़ाओगे, नहीं तो पार्ट 3 देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। और इसमें जैसे आगे बढ़ोगे 3 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर का 20 और 6x माइनस 10y बराबर का 40, और इसको कैसे करेंगे, ऐसा ही बैठाएंगे। तो देख रहे हैं A1 बटा A2 डायरेक्ट थोड़ा करें, ठीक है। तो 3 और A2 का मान 6, काटोगे हो जाएगा 1 बटा 2, ए हो जाएगा माइनस 5 बटा माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी का 10, यानी 1 बटा 2, और इस पे आओगे तो 20 बटा 40, यानी इसको भी काट दोगे तो 1 बटा 2। इसका अर्थ हुआ यहाँ 1 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2 और यहाँ भी 1 बटा 2 है। इसका अर्थ हुआ तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर है तो इसका होगा अनगिनत हल। और कर क्वेश्चन साफ साफ कर रहे, यदि कोई अद्वितीय हल है तभी उसे बनाओ ब्रज गुणन विधि से, अन्यथा छोड़ दो। तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये जो होगा, ठीक है, इसको भी लिख देंगे, अतः इसका अनगिनत हल होगा और उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें का जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर का 0 और 3x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और बराबर का 0। और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन भी हम लोग किया है ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पार्ट 3 देखकर उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2, और जैसे ओरिजिनल प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन कह रहे ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जैसे आगे हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आना ही है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर का 7, और फिर दिया है a माइनस b इंटू एक्स प्लस
ए प्लस बी इंटू वाई और बराबर में दिया है 3a प्लस बी माइनस का 2 और कह रहा है कि इसमें a और b का मान बताओ ताकि इसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल हो। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनगिनत हल होने का तो शर्त यही होता है, यानी a1/a2 बराबर का b1/b2 और बराबर का c1/c2। तो इसमें एक चीज और बात समझ ली, देखिए जो है हुआ आपका a1 हुआ टू, b1 a1 हुआ b1 हुआ और a हो गया c1 और देखिए x के साथ दोनों है, इसका अर्थ a हुआ b1 a हुआ आपका a1 a हुआ b1 और एक टोटल हो जाएगा c1। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब अपरिमित रूप से अनगिनत हल हो, जब अपरिमित रूप से अनगिनत हल हो, अनगिनत हल हो और जब अनगिनत हल हो उसका तो शर्त जानते हैं। ठीक है, होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और फिर बराबर का c1/c2 और जैसे आगे बढ़ेंगे तो a1 का मान आप देखोगे कितना है 2, फिर a2 का मान है a माइनस b बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a प्लस 2 a प्लस b और c1 का मान 7 और b2 का मान है c2 का मान 3a प्लस b माइनस का 2। और जैसे आगे बढ़ोगे अब तो इसको थोड़ा समीकरण के रूप में लाना होगा। सबसे पहले इतना को ले लेंगे और फिर या तो इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे जब 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस का b। अब इसको हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ हो तो उसको तिर्या गुना कर दो और तिर्या गुना करेंगे तो 3a माइनस का 3b, फिर इधर जाएगा तो 2a प्लस का 2b। अब इसको a के साथ और b को b के साथ बैठा देंगे तो 3a पहले खींचेंगे माइनस का 2a और फिर माइनस का 3b पहले खींचेंगे तो माइनस का 2b बराबर का 0। तो 3a में से 2a घटाएंगे a और 3 में से 2 गया माइनस का 5b और बराबर का 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ऐसे में यदि आप इसको 1 और 2 माने होंगे, इसको 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग मान लिए 1 और जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, इतना इसको उतार देना। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको तो हम लोग ले लिए और फिर क्या करना है, तो इसको ले लेना या पहले और अंतिम वाला को ले लेना, किसी से आपका आंसर चले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को ले रहे हैं तो वो दोनों है 3/a प्लस का b और यहाँ पर है 7 में 3a प्लस b माइनस 2 और फिर अब तो ऐसा ही आ गया। तो इसका अर्थ हुआ आपको 7 से इसमें गुना कर दो a प्लस b और 3 में इससे गुना कर दो, किसी से पहले कर दो या पहले 7 से कर दो या 3 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन उससे गुना करना जो देखिए जैसे 3 से गुना करेंगे 3 3 9, 7 से में गुना करेंगे 7a और 9a, तो जो पहले बड़ा होगा उससे आप गुना करेंगे तो आपका पहले माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले इतना दिमाग लगाना है कि पहले बड़े वाले से गुना करें, ऐसे में छोटे से भी गुना करेंगे ना तब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 3 में गुना करेंगे 3 3 9a, फिर 3 में b से 3b
और 3 दूना माइनस का 6, 7 से गुना कर दो, 7a प्लस 7b। अब तो कुछ रह नहीं गया, a को एक साथ करेंगे, a p और अचर पद को c छाड़ देंगे, तो 9a, तो इसे पहले खींचेंगे माइनस का 7a, यहाँ प्लस का है 3b और a आकर हो जाएगा माइनस का 7b, और यहाँ पर माइनस का 6 है जो दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 6। तो a हो गया आपका 9a में से 7a माइनस जाएगा तो 2a, और देखिएगा यहाँ 3b प्लस में और 7b माइनस, संख्या किसकी ज्यादा है? माइनस की। कितना ज्यादा है? 4, 4b और बराबर का 6। जब यहाँ 1 माने हैं ये हो गया 2, और जब 3 माने रहते तो ये हो जाता 4। अब इसको या तो किसी विधि से हल कर दो, ठीक है, जिस विधि से आप बनाते हो। तो इसको हम लोग 4 इसको उतार लें, ठीक है, इसको थोड़ा हटा रहे हैं। तो इसको क्या करना, आप या तो विलोपन से बना दो या प्रतिस्थापन से। तो हम इसको विलोपन से नहीं बनाएंगे ताकि जल्दी चले आएगा, और विलोपन से बनाने के लिए हम लोग जानते हैं या तो a को काट दो या फिर b को, और जिसको काटना है उसको बराबर करते हैं पहले। तो हम लोग जब b को काटेंगे तो 4b और 5b बराबर तो नहीं है, a को काटेंगे तो 2a और खाली यहाँ पर a है, a भी बराबर नहीं है। तो हम बताए हैं बराबर करने के लिए गुना करते हैं, और गुना कैसे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से कर दो और ऊपर वाले को नीचे से। देखिए जब हम b काटेंगे तो b के साथ कितना है, 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर दो, और a यहाँ पर b के साथ 4 है तो 2 में 4 से गुना कर दो, ठीक है। यानी समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4, और जब चिन्ह समान है तो माइनस करते हैं 2 गुने 5 करने पर, और जैसे आगे गुना करोगे 4 में a से 4a माइनस 4 बचे 20b, और 0 से गुना हो गया 0, 5 दूनी 10a माइनस 5 चौका 20b, और a हो जाएगा 6 बचे 30। अब देखिए जब भी घटाते हैं इसका अर्थ होता है चिन्ह बदलना है, तो माइनस है प्लस, यहाँ पहले से कुछ नहीं, इसका अर्थ प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो गया माइनस। 20 से 20 भी कट गया, और 4a में से जैसे 10a माइनस करोगे, यानी 4 और 10 में ज्यादा कौन है, आप कहोगे 10 ज्यादा है, और जो ज्यादा है उसकी संख्या माइनस में है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस का 6a, और a हो गया माइनस का 30। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट के, यानी a बराबर 30 और बटा हो जाएगा 6, 6 बचे 30 से, यानी आपका a का मान आ गया 5। तो जब a का मान आ गया तो फिर b का मान कैसे निकलते हैं, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जिसका मान आया है उसका मान रख दो। तो हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। चलो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, और समीकरण 1 उतार लेना, a माइनस 5b और बराबर का 0, इसको हटा देना है, ठीक है। तो a का मान देख रहे हैं कितना है, 5 माइनस फिर 5b बराबर का 0, और जैसे माइनस 5b छोड़ेंगे दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस से माइनस कट गया, और जैसे b का मान छोड़ेंगे तो 5, और फिर बटा में आ जाएगा 5, काटोगे हो जाएगा 1, यानी a का मान आप 5 और b का मान 1 लिख सकते हैं, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। और देखिए जब सेम टू क्वेश्चन आपका पूछेगा तो आपका एक क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, और जैसे आगे क्वेश्चन करें छोटी छोटी क्वेश्चन पूछता है आपका 2 नंबर में, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपकी किताब में है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
और जैसे आगे क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है, तो कह रहा है 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पे लिख देते हैं, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। 3x प्लस वाई बराबर का 1, और फिर दिया है इसमें 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 वाई, और बराबर दिया है 2k प्लस 1, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई, और बराबर में दिया है 2k प्लस 1, और इसको कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए ताकि इसका कोई हल नहीं हो। तो यहाँ पर चीजें है कोई हल नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे जब कोई हल नहीं हो, और आंसर लिख देना, ठीक है। और कोई हल नहीं होगा शर्त कैसा होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नोट बराबर का c1/c2। तो हम लोग देखेंगे a1 का मान कितना है 3, और a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर, फिर b1 पर जाएंगे तो b1 का मान y के साथ 1 है तो 1 बटा b2 का मान है k माइनस 1, और फिर c1 पे जाओगे तो 1, सॉरी यहाँ नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल, और c1 पे जाओगे तो a है 2k प्लस 1। अब देखिए, अब तो कुछ रह नहीं गया, इतना को ले लो या फिर इतना को ले लो। पहले हम लोग इतना को लेते हैं, ठीक है। तो जब इतना को लोगे तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, और ऐसे जब चीजें चली आती है तो हम लोग जानते हैं इसको कर देते हैं 3 गुना। तो 3k और 2 में के से 2k, पहले बताए हैं बड़ा वाला लेना ताकि माइनस की मामला नहीं आएगा। तो 3 में के से 3k माइनस 3, और फिर 2 में के से 2k माइनस 1। अब क्या करेंगे, k को एक साइड छाट लेंगे, तो 3k और पहले आएगा माइनस का 2k बराबर माइनस का 1, और यहाँ पर है माइनस 3 जो बराबर के दाहिने जाकर बन जाएगा प्लस का 3। तो 3k में से 2k माइनस करोगे हो जाएगा आपका k, और बराबर का है, सॉरी 3 में से 2 गया 1 गया 2, यानी ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। k का मान 2 आंसर हो गया। जब इसको सोल्व करोगे तभी चलेगा, लेकिन वो हो जाएगा k नॉट इक्वल में, ठीक है। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचना कि इसी से शुरू करें, ठीक है। तो ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको उतार लेना, बढ़ते हैं आगे। और जैसे आओगे अब क्वेश्चन 3 नंबर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है 8x प्लस 5y और बराबर में दिया है 9, और फिर दिया है 3x प्लस 2y बराबर का 4। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो या ब्रज गुणन विधि से। देखिए सेम क्वेश्चन को पार्ट 2 में हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि। अच्छा पार्ट 2 कहाँ मिलेगा, जैसे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो लिखा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण की एक प्ले लिस्ट होगी, लिखा होगा एक्सरसाइज 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें जैसे उसको खोलोगे तो पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर से नीचे करके वीडियो होगा, ठीक है। तो वहां से आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, और पार्ट 3 में पढ़े हैं हम लोग ब्रज गुणन विधि, ठीक है।
तो वहां से आप इस सेम टू क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप वहां से देख लेना, अभी यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं आगे। तो अब इसका तो काम समाप्त हो गया, इसको भी हटा दे रहे हैं। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट कर इस प्रकार से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कर एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। फिर कर एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया देता है। उसके बाद में फिर आगे है, ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है। तो क्वेश्चन कर रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग पहले पार्ट में पढ़े, नियत व्यय का अर्थ हुआ कि इतना आपको देना ही है और फिर प्रत्येक दिन का अलग से लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतना पहले आपको रुपया पहले जमा कर देना है और फिर प्रत्येक दिन का अलग से लगेगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग मान लेंगे, माना नियत व्यय और फिर प्रतिदिन का व्यय। माना नियत व्यय बराबर x रुपया, उसके बाद में प्रतिदिन का व्यय, तो प्रतिदिन का व्यय हो जाएगा y रुपया। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त। देखिए नियत व्यय x रुपया और प्रतिदिन का व्यय है y रुपया। तो नियत व्यय तो आपको दे देना है और जय दिन भोजन कर रहा है उसमें प्रतिदिन का जोड़ देंगे। तो अगर ए जो है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया देता है तो प्रतिदिन का व्यय कितना है y रुपया, और 20 दिन भोजन कर रहा है 20y, और टोटल मिलाकर कितना रुपया दे रहा है तो 1100। इसको ये हो गया समीकरण 1। फिर कह रहा है बी जो है 26 दिन भोजन करता है और देता है 1180 रुपया। तो लिखेंगे सेकेंड शर्त। तो नियत व्यय तो x लगेगा ही और प्रत्येक दिन का व्यय y है और भोजन कर रहा है 26 दिन तो 26y और दे रहा है 1180 रुपया। यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसको आराम से प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। कहे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, सॉरी प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन से। आराम से x काट कर इसको बना देना, ठीक है। और फिर मैं यहाँ बनाने लगूँ तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। इसको अब बना देना विलोपन विधि से, और जब आप विलोपन विधि से बनाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर चले आएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। x का मान 400 और y का मान हो जाएगा 300, सॉरी y का मान 30। इसका अर्थ हुआ कि जो नियत व्यय है 400 देना ही पड़ेगा और प्रत्येक दिन आप भोजन कीजिएगा 30 रुपया आपको देकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उतार लेना। और जैसे 4 के 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन कर एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए जो पहले हम लोग पार्ट में पढ़े प्रश्नावली 3.4 और 3.3 तो ऐसे क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी हम समीकरण सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। उसको अब बना लेना। कह रहे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए अच्छा सबसे पहले भिन्न पेड़ से समझिए, भिन्न किस संख्या को कहेंगे। तो जो संख्याएं p/q के रूप में हो, जैसे 5/6 हो गया, 9/10 हो गया, 4/2 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे भिन्न। तो
ऊपर वाला जो होती है इसको अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होती है उसको हर कहते हैं। अब तो बस इसी पर खेल खेलना है, इसको हटा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना अंश अंक, अंश अंक और अंश अंक हो गया x, फिर हर अंक और हर अंक हो गया y। लेकिन तो आपको लाना है भिन्न, तो भिन्न हो गया x बटा का y। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त, आराम आराम से समझते जाना, ठीक है, बढ़िया समझ में चलेगा। तो सबसे पहले भिन्न चीजें लिख लो, x बटा y, और यदि अंश में कहेगा तो अंश में जोड़ देंगे और हर में कहेगा तो हर, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, मैंने जिस प्रकार कहेगा उस प्रकार कर देंगे। तो कह रहे एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी 1 कितना हो गया 3, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। अब क्या करना है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब बताओ अंश ऊपर या नीचे, तो आप कहोगे ऊपर, तो अंश से कितना घटा देना है 1। यदि हर से भी कुछ कहता तो कर देते, जबकि क्वेश्चन साफ साफ कर रहे हैं कि उसके अंश से केवल 1 घटाया जाता है। अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको 3 गुना कर दो, 3 में x से 3x, फिर 3 एकम 3 और बराबर का y। तो अब इसको सजा देंगे, 3x पहले खींचोगे माइनस का y और बराबर का, जैसे -3 है उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3। ए हो गया समीकरण 1। और जैसे सेकेंड शर्त पे आओगे तो सबसे पहले भिन्न तो लिखना पड़ेगा, x बटा का y। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये हो गया 1 कितना 4, जब हर में 8, यानी ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, ठीक है, हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है। अब तो कुछ रहा नहीं है, इसको ऐसे तोड़ देंगे, 4 में x से 4x बराबर y प्लस का 8, इसको सजा देंगे 4x माइनस y पहले आएगा तो, और ए हो गया 8, समीकरण 2, ठीक है। हाँ, और ए हो गया आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो अब आप सोल्व करना जानते हैं, फटाक से इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से या तो y काट देंगे या x, जो आपको आसान लगे, ठीक है, जो आपको आसान लगे उस विधि से इसको बना देना, और चले आएगा x y का आंसर। और हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो x का मान आएगा, x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 12, ठीक है। तो इसमें x y का मान मत लिखना, भिन्न पूछ रहा है, ठीक है, तो नीचे लिख देना भिन्न, x बटा y और x का मान 5 और y का मान 12, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको उतार लेना। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे तो 4 का 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, और ऐसे में जो भारी समीकरण आएगा, ठीक है, उसको मैं खुद सोल्व कर लूंगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, यश ने, यानी यश किसी व्यक्ति का नाम है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी जब टेस्ट पेपर दिया तो 40 अंक अर्जित किया। कैसे अर्जित किया, आगे पढ़ते हैं। जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कहने का मतलब है, वो जब टेस्ट पेपर देता है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको क्या करता है वो बनाता है, और क्वेश्चन सही भी बनाता है और कुछ क्वेश्चन गलती। और जब सही क्वेश्चन बनाता है, सही उत्तर बनाता है, तो उस पर 3 अंक मिलते हैं, और जो गलत बनाता है
गलत उत्तर बनाता है उस पर 1 अंक काट ली जाती है, जिससे उसका 40 अंक मिलता है। ठीक है, पहले इतना करते हैं, यानी वो कुछ सही उत्तर ही बनाता है और कुछ गलती उत्तर। तो कह रहे कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो वो जो बनाया होगा यस, उसमें सही उत्तर बनाया होगा, तो लिखते हैं माना सही उत्तर, माना सही उत्तर, और सही उत्तर उसने दिया x, और कुछ गलत बनाया तब तो 1 अंक काटी जाती है, गलत उत्तर, और गलत उत्तर हो गया y। तो जब आप कुल प्रश्न निकालना चाहोगे, कुल प्रश्न कितना थे, तो गलत बनाया है वो भी और सही बनाया है वो भी, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ए हो गया सही उत्तर और ए हो गया गलत उत्तर, और कुल प्रश्न हो गया x प्लस वाई। अब चलते हैं प्रश्न पे, लिखते हैं फर्स्ट शर्त। क्वेश्चन का है जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलता है और गलत पर 1 अंक काटी जाती है तो उसे 40 अंक प्राप्त होता है। अब बताओ सही, सही उत्तर उसका कितना है x, तो 3x हो गया, यानी हम कह दो कि वो जब 10 क्वेश्चन सही बनाया है और प्रत्येक सही पर 3 अंक मिल रहा है, तो टोटल उसका नंबर कितना होगा 30। तो इसलिए 3 अंक सही पर मिल रहा है तो 3x, और गलत पे तो कटेगा, जैसे मान लीजिए कहे कि उसने 2 गलत बना लिया और 1 गलत पर 1 अंक काटे जाते हैं, यानी उसको कितना अंक कटेगा 2 अंक। तो इसलिए उसने क्या किया कि 3 अंक सही पर और 1 अंक अशुद्ध पर काट लिए जाते हैं। तो अशुद्ध कितना है y, और 1 अंक काटना है तो केवल 1 y, और ऐसे जब करता है तो उसको मिल जाता है 40 अंक। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। और जैसे सेकेंड शर्त पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहा है जब उसे सही पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो 50 अंक प्राप्त होता है। तो सही उत्तर x देना है 4x, और गलत तो काटना है तो 2y, और जब इसको ऐसे किया जाता है तो उसको मिल जाता है 50 अंक। अब तो इसमें कुछ रह नहीं गया है, या तो x काट कर बना दो या फिर y काट कर, और जब आप बनाओगे तो कुछ x का मान आएगा और फिर कुछ y का मान। ठीक है, तो ये नए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना को सही उत्तर बनाया और कितना क्वेश्चन को गलत उत्तर बनाया, टोटल प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जो x और y का मान आएगा टोटल जोड़ देना आपका जो भी आए। ठीक है, आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब बना लेना, और किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स खुला है। देखो ये हम काहे बता रहे हैं, काहे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 3.5 प्रश्नावली, और 3.1 से हम लोग सब चीज़ें सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ जब बताएंगे तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, उतार देना। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो कह रहे एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। चलो एक फोटो बना लेते हैं। ठीक है, एक राजमार्ग, अच्छा राजमार्ग किसको कहते हैं, यानी राजमार्ग नेशनल हाईवे, जो राजमार्ग यानी बड़े बड़ी शहर होती है उसको कहते हैं राजमार्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर कर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तथा फिर दोनों कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। अच्छा एक चीज हमें बताओ, मान लीजिए एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है,
और दोनों चल रही है एक ही दिशा में, यानी इधर चल रही है। और जो ए से चल रही है वो बी को पकड़ लेगी। अच्छा, कितना घंटा पकड़ रही है? 5 घंटा में। तो अब बताओ कि ए की चाल ये तो 100 किलोमीटर पीछे है और बी को फिर भी पकड़ ले रही है। इससे हमको लगता है कि जो ए चलती होगी बी से तेजी से, तेज रफ्तार से चलती होगी तभी तो पकड़ेगी। यानी जो ए की चाल होगी वह बी से हमेशा ज़्यादा होगी तभी इसको पकड़ सकती है। ठीक है, तो कार ए पर है और एक कार बी पर है, दोनों की दूरी है 100 किलोमीटर और जब चल रही है तो 5 घंटे में मिल रही है। ठीक है, जब आपके एग्जाम में आएगा तो बनाने की जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए बनाए। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक कार की चाल, एक कार की चाल, तो एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में बी कार की चाल, बी कार की चाल, तो बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे फर्स्ट साइड। अच्छा, अब हम आपसे पूछूं कि जो कार है इसकी दूरी कितना है? आप कहोगे 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर और एक की चाल x और दूसरे की चाल y, तो इसलिए हम लिखेंगे चाल x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, जो समय लग रहा है। ठीक है, तो ए हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 100, ए हो गया समीकरण 1। ठीक है, और जैसे आगे बढ़ेंगे इसको हटा देना ताकि फ्रेश हो जाए। और जैसे सेकेंड शर्त पे आओगे, ठीक है, तो ए तो इसको पकड़ रहा है और कितना घंटा में? 5 घंटा में, तो 5x और y जो बी की चाल है वो तो उसको खे देगा 5y और इसकी दूरी कितना थी? 100 थी। अब तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन लेकर काट दो, तब 5 जैसे कॉमन लेंगे x माइनस वाई और इसको लिख देना 5 गुने 20। अच्छा, 5 गुने 20 का है भाई, इसको तो 2 गुने 50 भी लिख सकते थे। यहाँ पर 5 काटना था जिसके कारण हम लोग लिखे 5 गुने 20। अब 5 से 5 कट गया तो x माइनस वाई बराबर का 20, समीकरण 2। इसको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2। जब अब इसको भी वैसा ही सोल्व कर लेना। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा x का मान 60 km/h और y का मान हो जाएगा 40 km/h। इतना कितना ही आंसर ले देंगे, इसको पहले सोल्व करना और नीचे आपका आंसर इतना चले आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5, इसको उतार लेना। और जैसे आगे बढ़ोगे प्रश्न संख्या 5 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। भाई ऐसे तो कम नहीं हो सकता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तभी तो कम होगा। सबसे पहले एक आयत की फोटो देखते हैं। ठीक है, देखो आयत ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो, यानी बराबर भी हो और समानांतर भी हो, और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तभी आयत कहेंगे। अन्यथा आप खाली कहेंगे बराबर हो समानांतर हो, भाई ये भी तो हो सकता है, यहाँ 90 डिग्री नहीं। अच्छा बात हो सब 90 डिग्री कैसे समझेंगे कि 90 डिग्री है? जब यहाँ पर लंबवत हो इसको कहते हैं 90 डिग्री। जैसे आप चांद उठाओगे तो 90 डिग्री साफा सीधा रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 90 डिग्री।
तो क्वेश्चन करे, अच्छा तो इसमें जो होगी इसको लंबाई होगी और फिर होगी चौड़ाई। तो हम कहा कि लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। चलो लिखते हैं, ठीक है। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब जैसे आयत की क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने y या x y, ठीक है। इससे आप x गुने y करोगे तो a हो जाएगा x y, ठीक है। चलते हैं आगे। फर्स्ट शर्त देखिए कर रहा है, एक आयत की क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। हम पहले बोल दिए बिना छेड़छाड़ किए हुए तो कम बेसी नहीं सकता है। तो इसकी लंबाई है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हम देख रहे हैं लंबाई कितना है x, कम कितना करना है 5, और चौड़ाई कितना है y, इसको बढ़ाना है कितना 3, और बराबर में क्षेत्रफल दिया है xy। तो क्षेत्रफल में कमी हो जाती है, कितना की कमी हो जाती है 9 की कमी हो जाती है। अब इसको कर देंगे गुना। अब कितने आदमी सोचते होंगे कि इसको भाई गुना काहे करेंगे। तो देखो यहाँ जो क्षेत्रफल की सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है x, चौड़ाई है y। भाई जब इसमें आप 5 घटाए और बढ़ाए तो ये लंबाई ही और चौड़ाई ही न रहेगी, तो इसलिए इसको लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया है xy, तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो गई 9 की कमी हो गई। अब ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, पहले वाले को दोनों से गुना कर दो और फिर बाद वाले को दोनों से, तो एक हो जाएगा xy और 3 में x से 3x, फिर 5 में y से 5y और 5 तिहाई माइनस का 15, और इधर आओगे तो xy माइनस का 9। xy से xy कट गया तो a बच गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, और यहाँ पर है माइनस 15, जो दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 15। तो क्या 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15। संख्या प्लस की ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। 3x माइनस 5y बराबर का 6। अब फिर लिखेंगे सेकेंड शर्त। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। अभी कह रहे हैं लंबाई भी 3 बढ़ा देना है और चौड़ाई भी 2 बढ़ा देना है, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो लंबाई कितना है x, बढ़ाना है कितना, लंबाई में बढ़ाना है 3, x प्लस का 3। चौड़ाई कितना है y, चौड़ाई में बढ़ाना है कितना 2। जब बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल x प्लस y में बढ़ जाता है कितना 67। अब तो कुछ रह नहीं गया है, जैसे तोड़े हैं वैसे तोड़ देंगे। चलो तोड़ देते हैं फटाफट। x में y से xy, x में 2 से 2x प्लस 3y प्लस 3 6 और बराबर xy प्लस 6 7। xy से xy काट गया 2x प्लस 3y बराबर का 67 और माइनस का 6, ठीक है। तो 2x प्लस 3y और जैसे इसको माइनस करोगे 61, समीकरण 2, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 अब आराम से क्या करना सोल्व कर देना। तो क्वेश्चन पूछ रहा आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का अर्थ होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर देना है, ठीक है।
अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको आराम से सोल्व कर देना। और जो x का मान आएगा उसका लंबाई हो जाएगा, और जो y का मान आ जाएगा उसका चौड़ाई। और हम बता दे रहे हैं जब आप सोल्व करोगे तो x का मान 17 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 9। तो ये नहीं कि x और y लिख दे, नहीं लिखेंगे आयत की लंबाई। ठीक है, चलो बता दे रहे हैं। आयत की लंबाई x बराबर 17 मीटर और चौड़ाई y बराबर 9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इस प्रकार आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।